हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज से आप लोग के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। किसकी? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में बता देता हूँ। हेलो एग्जाम यूट्यूब चैनल पर इसकी फ़ीस है 699। ये टोटल कंप्लीट इन्वायरमेंट सभी एग्ज़ामों के लिए एकदम A to Z से कंप्लीट कराया जाएगा। 1 by 1 स्टेप में इसको कंप्लीट कराया जाएगा। ये घटना चक्र की लेटेस्ट वर्जन है, इसको आप लोग परचेज कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये PDF या इसके द्वारा नहीं हो पाता तो आप लोग को इसके पढ़ना, मैं एक रिवीजन करा दूंगा, उससे आप लोग उसमें रिवीजन मार लीजिएगा। लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए एक इसकी बुक रहनी चाहिए। इसको पढ़ने के बाद आपको इधर उधर नहीं करना है क्योंकि इसमें कंप्लीट पैकेज है। जब मैं एक बार स्टार्टिंग से लेके A to Z क्लास हो जाएगी, इसमें MCQ भी है, सब कुछ कवर हो जाएगा। EVS का जो इन्वायरमेंट क्षेत्र है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, इसका मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूँ। इसका कन्वर्जन रेट क्या है, मतलब अगर आप 10 क्वेश्चन पढ़े तो 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आप करेक्ट राइट कर सकते हैं, इसमें नो डाउट होता है। बस आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर रहना चाहिए। वो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दूसरी बात, इसमें आपको बायोलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजी और जियोग्राफी के छोटे छोटे टर्म आपको लोग को पता रहने चाहिए, जिसमें आप कवर कर सकते हैं। और तीसरी बात, इसको आप हिंदी में ना करिए क्योंकि इसके टर्म इंग्लिश के ही हैं ऐसा, तो इंग्लिश में आपको ईजी टू अंडरस्टैंड होगा, जो आप आसानी से, मैं हिंदी में बताऊंगा लेकिन आपको इंग्लिश में ही समझेंगे तो ज़्यादा आप कन्वर्ट कर सकते हैं अच्छे से उसमें कंपोनेंट। क्योंकि ये जैसे बायोलॉजी हो गया, आपका ये हो गया, ये सब टर्म इंग्लिश के, इसको इंग्लिश में ही आप पढ़िए, बाइलिंगुअल पढ़िए तो उसको ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी फ़ीस कितनी? 699 है। पूरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है इसकी एकदम। देखिए, और इसमें देखिए इसके 619 आप लोग का जो मोटिवेशन है, प्रमोशन है, ये बहुत ही अच्छा है। आप लोग का कंट्रीब्यूशन, ये आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें इसको करने के बाद आपको अदर से कुछ नहीं करना है, बस इसी बुक पे इसके MCQ लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं और डे टू डे फैक्ट है, तो आपको पूरा इसका रिवीजन हो जाएगा। 1 by 1 ईच स्टेप का आपको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसकी 699 इसकी फ़ीस है। ये आपको कंट्रीब्यूशन इसमें सपोर्ट करना चाहिए फैकल्टी को। अब फिर इसमें आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। देखिए, मैं आप लोग को देखिए इसमें क्या क्या चैप्टर है। 6 है, 8 पार्ट सीरीज है। क्या क्या? इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, पोल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन और तो ये देखिए, इसमें आप लोग को किसी का इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट पर्यावरण और पारिस्थितिकी सतत विकास, तो इस तरह से आप हिंदी में भी पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ओजोन लेयर, आप ओजोन आप लोग जानते ही हैं, क्लाइमेट चेंज, जलवायु, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, हरित, तो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्वेंशनल, पोल्यूशन, तो ये सब की इंग्लिश ये इजी टू अंडरस्टैंड है। ये सब ऐसे वर्ड हैं, आप जब 1 2 बार 3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आए क्योंकि ये इंग्लिश के ही टर्म हैं। क्या क्या आप लोग को चाहिए इसमें पढ़ना? इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, पॉल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन और मिसलेनियस। ये देखिए, ये चैप्टर, इसकी मैं थोड़ा सा पहले मैं आप लोग को पहले से इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ क्या क्या है। देखिए, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की हिस्ट्री मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, स्टैटिक और डायनेमिक, जो जो छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं जैसे UPPCS, RO, इसमें सब स्टैटिक कॉन्सेप्ट पूछते हैं, इसमें नहीं। लेकिन जैसे बड़े एग्जाम हो गए UPSC, IS, तो इसमें क्या है कि आपका ये जो डायनेमिक पोर्शन है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब से क्वेश्चन डायनेमिक फॉर्म में पूछते हैं और छोटे छोटे एग्जाम में स्टैटिक फॉर्म में पूछते हैं। तो आप अपने एग्जाम के हिसाब से इसकी प्रायिकता को डिसाइड करिएगा। इसमें करंट अफेयर्स प्लस डायनेमिक जो UPSC में आता है, और PCS और सब RO, पेट, इस सब में छोटे छोटे एग्जामों में जितने ही एग्जाम हैं, लेकिन हमेशा इसका कन्वर्जन रेट कितना है? 100% है। अगर आप मतलब
अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका 100% कन्वर्जन इसमें आपका मिलेगा। इकोलॉजी, पोल्यूशन, इन्वायरमेंट। अब देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की उसकी उत्पत्ति की। जैसे हिस्ट्री में कैसे था, इजिप्ट, नील वैली, मेसोपोटामिया, टिग्रिस, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइना, ये सब किस वजह से उनकी उत्पत्ति, ये सब इनकी सबकी उत्पत्ति ये क्लाइमेट चेंज से हुई। कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज हुआ है इन सब से, तो कैसे कैसे इन्वायरमेंट में इफेक्ट पड़ा है इन सब के, उसी के हिसाब से इनकी उत्पत्ति हुई है। देखिए नॉर्थ अमेरिका की माया सभ्यता, फिर उसके बाद पैसिफिक ओशियन, इनको सभ्यता, इजिप्ट की, रोम सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, मेसोपोटामिया की, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइना, पैसिफिक ओशियन, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की उत्पत्ति ही इसी तरीके से हुई है। ये सिविलाइजेशन इसी के तरह से हुई। अब देखिए जो पहली बुक है इन्वायरमेंट पे कहते हैं हेनरी थ्रियो एंड जॉन मेयर एमंग द नेटिव अमेरिकन्स, ये नेटिव अमेरिकन्स थे और उनके साथ साथ हेनरी थ्रियो एंड जॉन मेयर ये दोनों थे। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, सविज्ञा आंदोलन की इन्होंने किया था। फिर उसके बाद इसी के साथ 1870 ईस्वी में येलो स्टोन फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ कहाँ का है, ये अमेरिका का है। तो इसमें क्या क्या है, फर्स्ट नेशनल पार्क, जब उसमें क्रांति हुई, लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो तब इन्होंने फर्स्ट नेशनल पार्क बनाया येलोस्टोन। फिर दूसरी बुक है साइलेंट स्प्रिंग, रेचल कार्सन, इन्होंने इन्वायरमेंट द ऑथर ऑफ सी अराउंड, ये सी अराउंड अस, यूएस की एज ऑफ द सी क्वेश्चन टू अचीव द कंट्रोल ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड अबाउट अस, इन्होंने कैसे कैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है उसके बारे में इन्होंने बुक में लिखी। इस साइलेंट स्प्रिंग, रेचल कार्सन, येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका का है, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है ऑफ द वर्ल्ड, इन्होंने फर्स्ट नेशनल पार्क डिसाइड हुआ। फिर उसके बाद 1972 में इंदिरा गांधी ने जब जाकर उसने सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया तो किस तरह से कन्वर्जन हुआ, किस तरह से इन्वायरमेंट के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया। अमेरिका, अब जैसे पीछे इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं उनके बारे में भी बहुत सी कहानियाँ हैं, कैसे कैसे उन्होंने, जैसे जो इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, आई डोंट नो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, उन्होंने कहा ग्लोबल वार्मिंग ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट हमेशा आते रहे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट 5 जून को था, वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोग्राम 5 से 16 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, फिर रियो जनेरियो में 3 से 14 जून 1992 के बीच यूनाइटेड नेशन पेरिस एग्रीमेंट, साइलेंट स्प्रिंग सेरेमनी, ये इसका हिस्ट्री रहा है। ये आप लोग को मैं करा दिया। इस तरह से मैं इसको नोट्स के फॉर्म में नहीं कंप्लीट कराऊंगा क्योंकि नोट्स से वो यूपीएससी लेवल का है, जिसमें आपको पहले डायनेमिक पर करा दिया, फिर स्टैटिक पोर्शन करा दिया। ये मैं आपको हिस्ट्री बताया, लेकिन इसमें कोई ज़रूरत नहीं, छोटे एग्जामों में, इसके बड़े एग्जामों के लिए है। इस सब के एग्जामों आर ओ, उसके बाद इन सबों की एग्जामों के लिए यही आपका देखिए हो गया। अब मैं आप लोग को बताएं इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण एवं सतत विकास, इसकी हिंदी आप देखो, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इंग्लिश में आप लोग को मानता हूँ कि हिंदी मीडियम से, लेकिन इसको हम बोलूँगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को आप इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि इसके टर्म छोटे छोटे इंग्लिश के, आप मुश्किल से इसकी जो 100 वर्ड होंगे, 50 वर्ड अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको इन्वायरमेंट लगभग तैयार हो जाएगा। जैसे इन्वायरमेंट क्या है, ये क्या है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो इन्फ्लुएंस करते हैं, सराउंड करते हैं, उसी को इन्वायरमेंट करते हैं। इन्वायरमेंट कहते हैं द सम ऑफ टोटल बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट दैट सराउंड्स अस एंड इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमको सराउंड करते हैं बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट, उसके बाद और इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनिज्म, यही हो गया इन्वायरमेंट। फिर एवरीथिंग अराउंड ऑर्गेनिज्म कलेक्टिवली नोन एज इन्वायरमेंट, जो हमारे आसपास होते हैं, इसमें बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप ये आपको समझ लीजिए इन्वायरमेंट में 2 कंपोनेंट आप लोग को तैयार करना है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। फिर इन्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, इन्वायरमेंट ऑफ ट्री, स्मॉल लार्ज, उसके बाद इन्वायरमेंट फैक्टर, लेयर, कंपोनेंट, वेरिएशन फैक्टर, क्लाइमेट चेंज, सॉइल टाइप, चेंज इन टोपोग्राफी, उसके बाद फैक्टर इन फॉर्म ऑफ कंट्रोल, इन फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज। फिर कंपोनेंट में क्या क्या आपका हो जाएगा, फिजिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल में क्या क्या, लैंड, एयर, वाटर, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल में प्लांट, एनिमल, माइक्रो, उसके बाद कल्चरल में इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल। फैक्टर में देखिए ये सब, देखिए कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट मतलब क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या लेयर हैं।
स्मॉल लेयर, लार्ज लेयर, फिर उसके बाद फैक्टर क्या क्या, इन फॉर्म ऑफ रिसोर्सेस, इन फॉर्म ऑफ कंट्रोलर, वेरिएशन फैक्टर, अभी इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फिर उसके बाद फैक्टर में क्या आता है, क्लाइमेट चेंज, सॉइल टाइप, क्लाइमेट चेंज एंड टोपोग्राफी, इस सब की मैंने अस्ताक लेते हैं। फिर कंपोनेंट में क्या कहता है, फिजिकल में क्या कहता है, लैंड, एयर, वाटर। अब सोचिए फिजिकल में आप भौतिक में जब सीखेंगे लैंड, एयर, वाटर, आपके माइंड में क्या आएगा। फिर बायोलॉजिकल में प्लांट, एनिमल, माइक्रोब। फिर कल्चरल में आपका क्या आता है, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए कंपोनेंट में जैसे अब ये बायोटिक कंपोनेंट में क्या होते हैं, अजैविक में क्या होता है, सॉइल, एयर, वाटर, मतलब जो चीज़ें निर्जीव रहती हैं वो आपका ए बायोटिक फिजिकल में आता है। फिर बायोटिक में क्या आता है, लिविंग थिंग्स, जैसे प्लांट, ह्यूमन, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपको होगा। फिर कल्चरल एलिमेंट में क्या क्या आते हैं, कल्चरल इन्वायरमेंट में इंक्लूड मैन, फीचर्स, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट्स, ये आपका कल्चर। तो क्या होता है बायोटिक, एबायोटिक, कल्चरल और साइलेंट स्प्रिंग, जो मैं आप लोग को हिस्ट्री में था। साइलेंट स्प्रिंग आई इन्वायरमेंटल साइंस बुक पब्लिश्ड बाई 1962 में पब्लिश किए गए अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट रचल कार्सन। इन्होंने रचल कार्सन ने 1962 में साइलेंट स्प्रिंग नामक ये बुक आपको दिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में होगा गया। अब देखिए इससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं ऐसे देखें, इन्वायरमेंट रिफर्स टू द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एग्जिस्ट अराउंड अस, या लैंड, प्लांट, वाटर इंक्लूड करता है, सम ऑफ टोटल कंडीशन सराउंड्स ह्यूमन बीइंग, ये भी इंक्लूड करता है, दो फैक्टर हो गया। अब देखिए इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल, देखिए इंटरलिंक सिस्टम, फिजिकल, भौतिक, बायोलॉजिकल और कल्चरल इंक्लूड करता है, यस, तो डी ऑप्शन सही हो गया ना। अब उसके बाद इन्वायरमेंट की उत्पत्ति कैसे है, देखिए इन्वायरमेंट किससे आया है, इन सर्किल, जो इन्वायरमेंट मतलब अपने आप को ढकना, इन सर्किल करना, सराउंड करता है। फिर लाइफ टाइम, इसमें क्या होता है, सोशल, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल एलिमेंट होते हैं। फिर इन्वायरमेंट डिफाइंड एज सोशल, कल्चरल एंड फिजिकल कंडीशन सराउंडर्स, जो हमारे पास करते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया, उस पर देखें। इन्वायरमेंट किसका कंपोजिट स्टेट है, बायोटिक फैक्टर होता है, एबायोटिक फैक्टर होता है, फिजियोग्राफिक होता है, यस, ऑल ऑफ द ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। इन्वायरमेंट बायोटिक, एबायोटिक इन्वायरमेंट्स, बायोटिक environment made up of biotic factors, all living things of the environment. Abiotic factors, physical environment made up of physical factors, temperature, light intensity, available water. अब देखिए generally environment can be classified as category which among the following is not part of. environment classification operational, देखिए क्या होता है, फिजिकल होता है, कल्चरल होता है, बायोलॉजिकल होता है। तो इसमें कौन सा अनसुना आपको लगता है, तो फिजिकल तो होता है, मैंने सुना है, कल्चरल भी था, बायोलॉजिकल, तो ऑपरेशनल टाइप का कुछ इन्वायरमेंट नहीं होता है, ऑप्शन इसका ए। देखिए यूपीपीसीएस 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन। हिस्ट्री आप लोग को बता दिया था, इन्वायरमेंट दो प्रकार से, एक स्टैटिक और डायनेमिक। ये यूपीएससी के लिए आता है डायनेमिक पोर्शन के लिए, आपका यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, इस सब के लिए स्टैटिक पोर्शन से आपका था। कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट हुआ, माया सभ्यता, नाइस वैली, टिग्रीज, हरप्पन सिविलाइजेशन, चाइना, मेसोपोटामिया, इस सब का कैसे कैसे आपका डेवलपमेंट है। येलो स्टोन नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क, स्प्रिंग, 5 जून इन्वायरमेंट, पर्यावरण दिवस। अब देखिए उसी का ये हो गया। अब देखिए पेज नंबर 2। जनरली इन्वायरमेंट क्लासिफाइड एज कौन कौन से, फिजिकल, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज, लैंड फॉर्म जो लैंड होते हैं, वाटर बॉडी जो कि सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स होते हैं। फिर बायोलॉजिकल में आपका इन्वायरमेंट प्लांट, एनिमल्स, इन्वायरमेंट, फीचर्स, इकोलॉजिकल और सोशल। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। कि मैं आपको क्या मतलब इसका सतत विकास। देखिए सतत विकास क्या कॉन्सेप्ट है, इसको बारे में आपको बताता हूँ। देखिए the concept of development that meets the needs of present without compromising the ability to future generation to meet their own needs, मतलब सतत विकास ये कॉन्सेप्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट
दैट मीट्स टू द नीड्स प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर, मतलब कि प्रेजेंट समय में इसका यूज करो और फ्यूचर जनरेशन का केयर करते हुए। यह आपका सतत डेवलपमेंट है। सतत विकास क्या हो गया कि यूजिंग द प्रेजेंट रिसोर्सेज का यूज करो। रिसोर्सेज क्या है? द रिसोर्सेज आर दोज, संसाधन क्या है? वो सभी चीज़ें जो हमारे लिए यूजफुल है, वो सभी संसाधन है। जैसे लकड़ी, पेन, पेंसिल, रबड़, ये सब जो चीज़ें यूजफुल, दैट इज रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो यूज करना, मतलब रिसोर्सेज का यूज करो प्रेजेंट टाइम में और फ्यूचर का केयर करते हुए, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं देखिए। इन्वायरमेंट में लिथोस्फीयर जो ज़मीन पर, एटमॉस्फियर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ग्लेशियर, लेक्स, रिवर, ओशियन। फिर बायोस्फीयर में प्लांट, एनिमल्स। लिथोस्फीयर में माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, एट्रोपिस्फीयर। ये सब बहुत से हार्ड वर्ड नहीं है, आप लोग समझते भी होंगे। देखिए प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये हो गया। अब देखिए इधर आ जाइए। ब्रंडन रिपोर्ट, ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो कहती है 1987 में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट डिक्लेरेशन पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 1987 में इसका कॉन्सेप्ट दिया, पॉइंट बाई WCED रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, इसका एजेंडा था। फिर एक वर्ड आता है आपके बारे में, इसके बारे में देखिए एक चीज़ मैं और आप लोग को इन्वायरमेंट बताते हैं। जो चीज़ें आप समझ पढ़ रहे हैं इसको लास्ट लेक्चर तक ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, तो इस सम को आप अभी भी पढ़ेंगे, फिर लास्ट में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, कई बार इसको पढ़ेंगे। जैसे कैप्चर्ड फुल अटेंशन, एजेंडा 21 कहता है रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट 1992, द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस में इसका होगा। देखिए अर्थ समिट जो हुआ है 92 हुआ, फिर 92 के बाद 5 साल में से 8 हुआ, 92 के बाद 5, 97, 2002, 7, 12, इस तरह से आप करते हैं। फिर द लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट 1972, फिर पब्लिकेशन ऑफ ब्रेटलैंड रिपोर्ट अप्रैल 1987, एडॉप्शन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सितंबर 1987, रियो अर्थ समिट जून 92, ये हो गया। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स पॉवर्टी मिटिगेशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंट्रोल ऑफ द एनवायरमेंट, नेचर्स ब्यूटी। First, we understand the nature roadmap development. Sustainable development balance the approach between the economic development and environmental conservation. Completing the sustainable development based on the availability of information, remote sensing technology, statistical, geographical GIS, geographical information system, environment information system on the basis of this. अब देखिए ये इंपॉर्टेंट एक चार्ट है, इसको समझिए। इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या होता है? रिलेटेड टू इन्वायरमेंट क्या होता है? नेचुरल हैबिटेट, उसका प्राकृतिक आवास, नेचुरल रिसोर्सेज, फंडामेंटल फैक्टर्स, स्टेटस रिपोर्ट। फिर ह्यूमन एक्टिविटी से क्या क्या रिलेटेड होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन साइज, रिसोर्स एंड फूड, नॉन कंपल्सरी फैसिलिटी, एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखिए ये मतलब ये चीज़ें कैसे कैसे रिलेटेड है। आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड देखेंगे तो नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल रिसोर्सेज, फंडामेंटल फैक्टर्स, स्टेटस इन्वायरमेंट। फिर रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी से देखेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन साइज, कंपल्सरी, ये सब चीज़ें। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मैं करा देता हूँ। ये असर्शन रीजन करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यस, मतलब जो सतत विकास है वो इम्पॉर्टेंट फॉर वेलबींग के लिए। अच्छा मैं मान गया। मतलब सतत विकास क्या होता है कि प्रेजेंट रिसोर्सेज का प्रेजेंट टाइम में यूज करो और फ्यूचर का केयर करते हुए, मतलब आने वाले अनकमिंग जनरेशन के लिए केयर कर लिए, उनके लिए भी यूजफुल हो। ये दिया, ये चीज़ तो सही हो गया। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of the future generations to meet their own needs। या इसका मतलब क्या है? इसका रीजन भी सही है कि मतलब प्रेजेंट भी यूज करो और उसका फ्यूचर का केयर करते हो। तो इसका मतलब इसका जो है उसका ये आंसरिंग है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए? ए ऑप्शन, ए ट्रू, और इसका रीजन एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। देखिए इसका ऑप्शन ट्रू हो। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग और फ्रिक्वेंटली ये ब्रेटलैंड रिपोर्ट है इसका। फिर
डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या था, सबमिटिंग रिपोर्ट ऑन एनवायरनमेंट ऑन यूनाइटेड नेशन 1987, क्या रिपोर्ट का उसका क्या फ्यूचर था, आवर कॉमन फ्यूचर। जो 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट पब्लिश हुई था उसका थीम क्या थी, आवर कॉमन फ्यूचर। अब देखिए ये अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स ये क्वेश्चनिंग होता है कैसे ऊपर से टॉप टू लोअर ऑर्डर में कैसे बनता है। देखिए रियो अर्थ समिट 92, ब्रटलैंड रिपोर्ट 87, एनवायरमेंट प्रोटोकॉल, फिर लिमिट द ग्रोथ। अब देखिए अर्थ समिट 92, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972, उसके बाद ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987, उसके बाद मॉन्ट्रियल। तो क्या हो गया, पहले ब्रटलैंड रिपोर्ट 2, ब्रटलैंड रिपोर्ट, लिमिट, पहले क्या होगा लिमिट ग्रोथ फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, ये हो गया। फिर उसके बाद ये एक सीक्वेंस ऑर्डर में ही आपका दिया है। लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट कौन सा है, लिमिट टू ग्रोथ फोर्थ, उसके बाद ब्रटलैंड रिपोर्ट सेकेंड, फिर उसके बाद थर्ड इन्फ्रोज मोटिव प्रोटोकॉल और लियो अर्थ समिट। तो ये देख लीजिए लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 72 में पब्लिश हुई, ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में, रियो अर्थ समिट 1992 में। ये ऑर्डर आपका क्वेश्चन बना लीजिएगा। देखिए अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटर जनरेशनल सस्टेनेबिलिटी रिस्पेक्ट यूज ऑफ किसका, नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसका कॉन्सेप्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज का, ये आपकी थ्योरी है। उस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स किसका किसका, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। फिर व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यस, कंट्रोल पॉपुलेशन, यस, डिक्रीजिंग पॉवर्टी, यस, सतत विकास। इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी। ये देखिए इन्वायरमेंट को आपको क्वेश्चन आंसर प्लस ये क्या क्या मैं चीज़ें करा दी, इस तरह से ही आपको पढ़ना है। देख लीजिए क्या क्या चीज़ें करा दिया मैं, इसका स्टैटिक पोर्शन, डायनेमिक पोर्शन, देखिए ये आपका क्यूआर कोड है, इस पर आप अपना सेंड करके फैकल्टी को मदद कर सकते हैं, जिससे एक मोटिवेशन फैक्टर का काम करेगा। और मैं इन्वायरमेंट की यानी इकोलॉजी की ये टू जेड क्लास कंप्लीट आप लोग को करा दूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।